हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रांत फार्मेसी वाला। और आज हम पढ़ेंगे एचएपी सेकेंड, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का है। और इसमें पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। और आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम पहले समझ लेते हैं, नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम करता है, हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम करता है। यानी मीन्स नर्वस सिस्टम इज द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया नर्वस सिस्टम का, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 5 नंबर में या 10 नंबर में करके पूछता है। ठीक है, उसके बाद से नर्वस सिस्टम और क्या होता है कि नर्वस सिस्टम इज़ द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सिस्टम इन द 11 बॉडी सिस्टम बट दे कंट्रोल द अदर 10 बॉडी सिस्टम। हमारे बॉडी में 11 बॉडी सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नर्वस सिस्टम उसमें का सबसे छोटा सिस्टम है जिसको हम बोल सकते हैं, और ये लगभग 10 बॉडी सिस्टम को खुद अकेले कंट्रोल करता है। इसके 3 मेन फंक्शन भी हैं। पहला होता है सेंसरी, दूसरा होता है इंटीग्रेटिव और तीसरा होता है मोटर। सेंसरी का मतलब क्या होता है, सेंस करना। सेंसरी का मतलब काम क्या होता है, सेंस करना। इंटीग्रेटिव का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट करना। और मोटर का मतलब रिस्पॉन्स एक्शन, मतलब कि रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। अब है नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। आखिर में नर्वस सिस्टम कितने भाग से मिलकर बना हुआ है। तो नर्वस सिस्टम पहला है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस कितने पार्ट में डिवाइड है, तो सीएनएस में 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ब्रेन में कौन सा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में होता है क्रेनियल बेन्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल बेन्स मतलब 11 पेयर्स उसमें होते हैं और स्पाइनल नर्व्स में 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में क्या होता है, फोर ब्रेन मतलब आगे का, जैसे कि हम आपको समझाते हैं बना के एक डायग्राम। डायग्राम तो समझाते हैं आपको डायग्राम बना के, जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा हेड। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन, ये होता है मिड ब्रेन और ये होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, तो समझ गए, ये होता है फोर ब्रेन, ये होता है मिड ब्रेन और ये होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेन का। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स होते हैं उसमें 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स में होता है 31 पेयर। ठीक है, और इसमें नोट लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या कहता है नोट्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। द पेरिफेरल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से निकला हो और हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में क्या हो जाके अटैच हो। ठीक है, मतलब ब्रेन, और जैसे कि ये हमारा ब्रेन और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से निकला हो, यहाँ से निकला हो, इसके अंदर से निकला हो, यहाँ से निकला हो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारे हैं पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, तो और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने भाग से मिलकर बना हुआ होता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है 2 भाग से। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये वॉलेंट्री एक्शन को शो करता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शन को शो करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब जैसे कि ये मतलब रिस्पॉन्स तो करे पर थोड़ा लेट से करे, बट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये ऑटोमेटिक, इस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता है। जैसे कि हमारा दिल का धड़कना, सांस लेना, हमारा किडनी का काम करना, ये सब क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। यानी इसमें लिखा हुआ है द सेंस कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स गेट कंडक्ट इम्पल्स 70-100 मीटर सोमैटिक स्पेशल लेंथ सेंसेस रिसेप्टर टू द सीएनएस एंड मोटर नर्व्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। और ऑटोनोमिक में क्या होता है, द एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंटेन स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन्स फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन डेट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल्स टिश्यू एंड ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम खत्म। आखिर में अब नर्वस सिस्टम 2 सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें लिखे नहीं हैं हम। ठीक है, हम आपको बता देते हैं, इसमें 2 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है न्यूरॉन्स, दूसरा होता है न्यूरोगिलिया, ये दूसरा होता है न्यूरोगिलिया। ठीक है,
तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 2 सेल से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूरॉन्स और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, न्यूरोग्लिया थोड़े से कम होते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में कि अब न्यूरॉन्स होता क्या है। देखिए, स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, न्यूरॉन्स हमको समझ में आएगा। देखिए, न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स के ऊपर सबसे ऊपर होते हैं डेंड्राइट्स, फिर होते हैं नेज़ली ग्रेन्यूल्स, फिर होते हैं सेल बॉडी, फिर ये पूरा सेल बॉडी है, फिर बीच में होता है न्यूक्लियस, फिर होते हैं श्वान सेल, फिर होता है माइलिन शीथ, फिर माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। ठीक है, रणवीर कपूर नहीं, नोड ऑफ रणवीर। और लास्ट में होता है एक्सॉन टर्मिनल, और लास्ट में उसके बाद होता है साइनोप्टिक नॉब। देखिए, जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे नॉब्स को बनाए हुए होते हैं, मतलब कि ये एक चैन की तरह चलते हैं। यानी यहाँ पे भी कोई, या तो यहाँ पे भी साइनेप्टिक नॉब होगा, यहाँ पे डेंड्राइट भी हो सकता है, साइनेप्टिक, यानी एक चैन में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि इनका काम कैसे होता है, यानी इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले इनका फंक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए, जो हमारा ये डेंड्राइट्स है, जैसे ये हमारा साइनेप्टिक नॉब हमारे, सपोज डेट ये हमारा हैंड है। ठीक है, ये हमारा हैंड है। ठीक है, यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टच किया तो साइनेप्टिक नॉब इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्वारा या केमिकल इम्पल्स द्वारा एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए हमारे कहाँ ले जाएगा, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए यहाँ पे जाएगा। जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स या कोई भी केमिकल मतलब जब जनरेट होता है तो ये माइलिन शीथ और श्वान सेल में वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है। मतलब कि माइलिन शीथ और श्वान सेल में क्या होने लगता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है। जब ये वाइब्रेशन के कारण ये जो नेज़ली ग्रेन्यूल्स होते हैं, नेज़ली ग्रेन्यूल्स का काम ये होता है कि ये वाइब्रेशन को क्या कर देते हैं, रिसेप्ट कर लेते हैं, यानी बाइंड कर लेते हैं अपने में। वाइब्रेशन को क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। और जब बाइंड करने के बाद ये कहाँ चिपक जाते हैं, डेंड्राइट्स में जाके चिपक जाते हैं। कहाँ चिपक जाते हैं, ये कहाँ चिपक जाते हैं, जाके डेंड्राइट्स में जाके चिपक जाते हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स में जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अभी बताएं ये चैन की तरह होता है, यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब भी हो सकता है, डेंड्राइट भी हो सकता है। हम ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कितने भाग से, मतलब कैसे कैसे ये होता है, अभी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जब ये जाके चिपकेंगे तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, इसको हम साइनअप्स बोलते हैं। तो जब ये या तो केमिकल सिक्रेशन द्वारा केमिकल सिक्रेट करते हैं, और केमिकल सिक्रेशन द्वारा फिर ये कोई मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचता है। ऐसे ये चैन चलते जाता है और ब्रेन तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम समझते हैं उसके बाद से हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन न्यूरोगिलिया। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोगिलिया। आखिर में न्यूरोगिलिया होता क्या है, तो देखिए, जो न्यूरोगिलिया है, डेट फ्रॉम myelin protect support maintain equilibrium in a nerve system are called glial cell commonly known as न्यूरोगिलिया। ठीक है, न्यूरोगिलिया इसको बोलते हैं, यह उसका डिफिनीशन हो गया। और न्यूरोगिलिया आर डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स। न्यूरोगिलिया 2 शब्द से मिलकर बना होता है, नॉब्स और ग्ल्यू। नॉब्स मतलब नॉब्स, ग्ल्यू मतलब गोंद। ठीक है, ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। सपोर्ट, यानी ये सपोर्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे यानी नॉब्स के होम्योस्टेसिस में मेंटेन, इक्विलिब्रियम उसको मेंटेन करता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है सपोर्ट नेचर प्रोटेक्ट एंड न्यूरॉन मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ द फ्लूइड दैट बातें न्यूरॉन्स। सेल ऑफ नर्वस सिस्टम दैट परफॉर्म सपोर्टिव फंक्शन, ये सपोर्टिव फंक्शन के भी काम करते हैं। अनलाइक न्यूरॉन्स, न्यूरोगिलिया कैन मल्टीप्लाई डिवाइड इन नेचर न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, देखो नर्व्स जो होता है हमारा, जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उनमें मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीजन की क्षमता नहीं होती, यानी डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। बट न्यूरोगिलिया में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। इस वजह से अगर हमारा न्यूरॉन्स, सपोज दैट सोचिए अगर हमारा न्यूरॉन्स में चोट लग जाए, तो क्या हमारा न्यूरॉन्स अपने आप ठीक नहीं हो सकता है कि किस लिए हमको बीमारी हो जाती है, आदमी डेथ कर जाता है। ठीक है, बट न्यूरोगिलिया में क्या होता है, न्यूरोगिलिया में डिवीजन की क्षमता होती है, यानी ये एक्स्ट्रा डिवीजन करके क्या बना लेता है, ट्यूमर। यानी लिखा हुआ है इसमें ब्रेन ट्यूमर कॉमनली डिराइव फ्रॉम ग्लियल सेल। जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो ग्लियल यानी न्यूरोगिलिया सेल के द्वारा ही होता है। ठीक है, NS and PNS हैव डिफरेंशियल देयर फ्लोट सिस्टम, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूरोगिलिया। अच्छा हुआ ये आपको न्यूरोगिलिया समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद से हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोगिलिया के बारे में। क्लासिफिकेशन न्यूरोगिलिया क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए न्यूरोगिलिया सेल जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, न्यूरोगिलिया CNS, न्यूरोगिलिया PNS, यानी न्यूरोगिलिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोगिलिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए न्यूरोगिलिया CNS में होता है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगिलिया और एपेंडिमियल साइट।
और न्यूरोगिलिया पीएनएस में होता है स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। तो सबसे पहले समझेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट, छोटा छोटा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या क्या होता है। मेजर टाइप ऑफ ग्लियल सेल ब्रेन इंक्लूड ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, स्मॉलर, थ्रोन राउंड और ओव्यूल सेल। ठीक है, इसका ये भी काम होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं उनको स्पीड यानी स्पीड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी और तेज़ी से ये ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्पीड देता है। ठीक है, यानी स्पीड प्रोवाइड कराता है। माइक्रोगिलिया क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोगिलिया, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या होता है स्मॉल सेल विद फ्लो प्रोसेस अंडरगो, यानी क्या करता है ये माइक्रोगिलिया जो होता है थ्रू द ब्रेन टिश्यू फैगोसाइटिजिंग डेट इंजर सेल फॉरेन इंक्लूड डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। ठीक है, मतलब ये क्या कहता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरिया फंजाई कोई भी हो तो उससे ये प्रोटेक्ट हमको करने का काम करता है, क्योंकि न्यूरोगिलिया का काम ही होता है प्रोटेक्ट करना। फिर उसका होता है एस्ट्रोसाइट, भी पढ़ लीजिएगा कि मोस्ट ऑब्यूडेंट फंक्शनली डिराइव ग्लिया स्टार, ये स्टार शेप का होता है, सेल प्रोवाइड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू होल्ड द न्यूरॉन इन प्लेस। ये क्या करता है कि हमारे जो न्यूरोगिलिया हैं उनको क्या करता है, एक सपोर्ट प्रदान करता है, न्यूरॉन्स को क्या करता है, एक सपोर्ट यानी एक स्ट्रक्चर, एक ये स्टार शेप का होता है, ये स्टार शेप का होता है, ऐसे एक स्टार शेप का होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे न्यूरॉन्स को फ्रेमवर्क यानी एक फ्रेम यानी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूरोगिलिया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर, ये क्या होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर, नर्व, इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं नर्व फाइबर होता क्या है। नर्व फाइबर मतलब कि जैसे कि कोई पाइप हो, एक ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक तार है, यहाँ से यहाँ तक करंटों को पहुँचाना है तो हम किसके द्वारा ले जाएंगे, नर्व फाइबर को द्वारा ले जाएंगे। ठीक है, तो नर्व फाइबर क्या होता है, यानी मैसेज को, यानी मैसेज इसके ही थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, नर्व फाइबर समझ गए। अब देखिए नर्व फाइबर में सबसे पहले आता है एक्साइटिबिलिटी। एक्साइटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट। जब हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, हमारे न्यूरॉन्स के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं यानी डिस्टर्बेंस होते हैं। ठीक है, तब ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी जब स्टिमुलेट होते हैं उसमें तो ये केमिकल, मैकेनिकल या थर्मल इलेक्ट्रिकल द्वारा भी स्टिमुलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मतलब एक बेस्ट एग्जाम्पल है डोपामिन। जब भी एक्साइटमेंट होती है तो कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन। यानी तो इस तरह ये एक्साइटिबिलिटी का डिफिनीशन है। फिर ऑल और नॉन नाम में समझ लेते हैं। ऑल और नॉन नाम जो एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं, जब स्टिमुलेट होता है हमारा एक्सॉन में, जब भी स्टिमुलेट होता है एक्सॉन में तो ये कौन सा, या तो पूरे तरीके से रिस्पॉन्स कर देते हैं या तो पूरे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल और नॉन ला। फिर आता है हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है कि द नर्व इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड द सेकेंड स्टिमुलस। मान लीजिए कि ये हमारा हैंड है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ से मैसेज ब्रेन तक पहुँच गया। ठीक है, बट ब्रेन तक तो पहुँच गया मैसेज, यहाँ ब्रेन तक तो मैसेज पहुँच गया और यहाँ से मैसेज रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, यानी एक जगह से रिस्पॉन्स हो रहा है दूसरी जगह से रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड। फिर उसके बाद आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, डीपोलराइज बाय स्लोली राइजिंग करंट, यानी यहाँ से मैसेज या तो यहाँ से मैसेज जाएगा या तो स्लोली, या उधर से मैसेज आएगा स्लोली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, फिर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर to transmit impulse all along. At impulse axon, it hold the length of axon without any changes in amplitude of the action potential. ये हमारा हो गया कंडक्टिविटी। फिर समेशन क्या होता है, समेशन होता है ये टेम्पोरल सम और स्पाइटल सम में डिवीजन होते हैं, यानी ये एडिक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब यानी वो मैसेज जहाँ उसके जैसे, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ सारी रेलगाड़ियाँ आके रुकती हैं, मतलब जंक्शन क्या होता है, जहाँ सारी रेलगाड़ियाँ आके रुकती हैं, यानी उसी तरह सेम इसमें भी है कि यानी कोई भी मैसेज जाएगा, यानी कोई भी केमिकल जाएगा, यानी एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे उनको जाकर रुकना ही है, उसके बाद वहाँ से वो आगे बढ़ेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर का ख़त्म। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है कि न्यूरोनल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल सेल टिश्यू विद द न्यूरॉन सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डॉक्टर स्पेशलिस्ट एंड डिटरमाइन द न्यूरोनल डिसऑर्डर हैपन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मतलब क्या होता है कि न्यूरोनल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजी सेल्स टिश्यू विद द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ न्यूरोनल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डॉक्टर स्पेशलिस्ट एंड डिटरमाइन द न्यूरोनल डिसऑर्डर। ये हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का डिफिनीशन है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है ये, 2 नंबर या 3 नंबर में करके पूछता है। ठीक है, फिर हम समझते हैं एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए
मेन टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल जानने से पहले हम कुछ टॉपिक समझते हैं कि एक्शन पोटेंशियल में ही टॉपिक आता है। सबसे पहले आता है एक्साइटरी। एक्साइटरी का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जब सोडियम और पोटेशियम चैनल, जब सोडियम और, देखिए हम आपको नॉर्मल एक एक्सॉन का फिगर बनाते हैं। देखिए ये हमारा एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? इसके अंदर क्लोरीन यानी निगेटिव प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है, इसके बाहर सोडियम या पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल एक्सॉन में होता है, ठीक है। तो जब सोडियम और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, जब सोडियम और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? डोपामिन, ठीक है। तो ये होता हो गया हमारा एक्साइटेंट। अब डोपामिन को ख़त्म करने के लिए, डोपामिन एक लंबे समय तक तो रहेगा नहीं ना, डोपामिन कभी तो कभी ख़त्म होगा, कभी तो कभी खुशी ख़त्म होगी, फिर आएगा हमारा इनहिबिटरी। तो अब डोपामिन को रोकते कैसे हैं कि जब एक्सॉन में ये क्लोरीन चैनल को ओपन कर देते हैं, जब क्लोरीन चैनल को ओपन कर देते हैं तब इसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटरी, ठीक है, इनहिबिटरी। तो हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? गाबा। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? गाबा, ओके। उसके बाद से हमारा आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन समझ लेते हैं, डीपोलराइजेशन क्या होता है। देखिए, व्हेन द सिंगल कम इन एक्सॉन, then the normal axon contain chlorine in inside and potassium sodium carry outside and its value -70 mm-V। यहाँ तक पहले समझते हैं। जैसे कि हम अभी बताए हैं कि ये हमारा एक एक्सॉन है, नॉर्मल एक्सॉन है, जो बाहर पॉजिटिव को कंटेन किया हुआ है यानी सोडियम पोटेशियम, और अंदर निगेटिव को कंटेन किया हुआ होता है। देखिए, और इन दोनों, जब भी हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव जब आपस में मिलते हैं, मतलब एक तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है, ठीक है, जिसका मतलब इसका कितना mm-V होते हैं, इसका वैल्यू क्या होती है? -70 mm-V। ये हमारा क्या है? नॉर्मल, ठीक है। पर डीपोलराइजेशन में क्या होता है? डीपोलराइजेशन क्या होता है? व्हेन सिग्नल कम द एक्सॉन, जब भी कोई सिग्नल आता है एक्सॉन में, तो ओपन द सोडियम एंड पोटेशियम चैनल एंड क्लोरीन कैरी इनटू पॉजिटिव फ्रॉम इट वॉल्यूम इज +50 to 70 mm-V। देखिए, जब भी कोई सिग्नल आता है तो ये हमारे एक्सॉन में क्या होता है कि हमारा सोडियम और पोटेशियम चैनल क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे प्रेजेंट निगेटिव को आपस में, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम अंदर जाने लगते हैं, ठीक है। और जब सोडियम पोटेशियम अंदर जाने लगते हैं तो ये क्लोरीन पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव फॉर्म में पहुँचने लगता है। और जब पॉजिटिव फॉर्म में पहुँचने लगता है तो इसका वोल्ट भी पॉजिटिव में होगा। उस टाइम तो -70 में था, पर इस टाइम क्या हो जाएगा? +50 से लेके +70 के बीच में, mm-V के बीच में होता है, ठीक है। इज डेट क्लियर? उसके बाद से हमारा आता है रीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन समझते हैं क्या होता है? व्हेन द क्लोरीन गैदर इन एक्सेस अमाउंट, जब भी हमारे एक्सॉन में क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए, जब क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए इन एक्सॉन, देन द न्यूरोट्रांसमीटर ओपन द क्लोराइड चैनल एग्जिस्ट इन एक्सेस पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। जब भी हमारे न्यूरॉन्स में क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए, जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो हम क्या कर देते हैं? क्लोराइड चैनल को ओपन कर देते हैं, जिससे क्या होता है? ये हमारा जो हमारा एक्सेस अमाउंट में जो क्लोरीन है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रीपोलराइजेशन, ओके। उसके बाद से आता है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये होता है व्हेन द क्लोराइड चैनल ओपन इन कंटिन्यूसली, सो द क्लोरीन इंटर इन एक्सॉन इन एक्सेस अमाउंट, इट वैल्यू इज -70 mV, देन इट्स कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। देखिए, जब भी हमारे एक्सॉन में क्या होता है? जब हम क्लोरीन चैनल को खोले हुए होते हैं, तो जब भी ये लगातार कंटिन्यूसली हमारा ये क्लोरीन चैनल ओपन रहे और इसमें लगातार क्लोरीन अंदर जाता रहे, ठीक है, और इसका वैल्यू -70 से नीचे हो जाए, और -70 से नीचे हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद से हमारा आता है ये हमारा एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है, इसको देख लीजिए। ये होता है मेरा ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे होता है टाइम, ये थ्रेशोल्ड यहाँ पे होता है, ये थ्रेशोल्ड -55, ठीक है, mm-V। और ये होता है हमारा हाइपोपोलराइजेशन, फिर ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाता है डीपोलराइजेशन, फिर ओवरसीट, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन। सॉरी, ये होता है हाइपोपोलराइजेशन। यहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन, ओवरसीट, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। इसके कुछ स्टेप है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारे एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो गया। फिर हम आते हैं नर्व इम्पल्स के बारे में। देखिए, नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स बहुत छोटा सा है, आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, पहले होता है नर्व इम्पल्स में 3 पार्ट से होते हैं। पहले इसमें 3 स्टेप होते हैं, पोलराइज, डीपोलराइज और रीपोलराइज। पोलराइज का मतलब क्या होता है? यह हमारा नॉर्मल एक्सॉन है, इसमें है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे होता है सोडियम, यहाँ पे होता है पोटेशियम।
जब पोलराइज स्टेट में जाता है, पोलराइज तो अभी आपको बताया, और जब भी पोलराइज स्टेट में जाता है तो सोडियम और पोटेशियम चैनल सिर्फ ओपन होते हैं। जब डीपोलराइज होता है तो सोडियम, जब कोई दूसरा हार्मोन रिलीज करना हो तो सिर्फ सोडियम चैनल ओपन होते हैं और ये दोनों चैनल बंद होते हैं। फिर अगर हमको रीपोलराइज होता है तो सिर्फ पोटेशियम चैनल ओपन होता है और ये दोनों चैनल बंद होते हैं। इस तरह ही हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आ जाता है साइनेप्स के बारे में। देखिए साइनेप्स क्या होता है, नॉर्मल है साइनोप्स। देखिए साइनोप्स का मतलब क्या होता है कि स्पेशलाइज जंक्शन एट विच न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन विद द टारगेट सेल एंड अदर न्यूरॉन्स मसल ग्लैंड इटीसी। जब कोई एक न्यूरॉन्स दूसरे कोई टारगेट सेल, या वो तो न्यूरॉन्स भी हो सकता है, मसल्स भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, जब आपस में कम्युनिकेट करें, जब आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोप्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, साइनोप्स। ओके, और ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इजी है। फिर उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ शेप, इसके शेप के आधार पे कितने प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ऑटोनॉमिकल में होता है, फिर फंक्शनल होता है, फिर बेस्ड ऑन फंक्शन होता है। तो अभी तो हमको सिर्फ ज़रूरत है ऑटोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑटोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ये 6 टाइप के होते हैं। एक्सोडेंटिक साइनोप्स, एक्सोडेंटिक साइनोप्स मतलब वर्ड से एक तरफ एक्सोन होगा, दूसरी तरफ डेंड्राइट होगा। एक तरफ एक्सोन है, दूसरी तरफ, एक तरफ पे ये डेंड्राइट है, दूसरे तरफ पे एक्सोन है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम हो गया, एक्सोडेंड्राइट, एक्सोडेंटिक साइनोप्स। फिर उसके बाद है एक्सोनिक साइनोप्स, यानी दोनों बगल एक्सोन होगा। ओके, फिर उसके तीसरा आता है डेंड्रोडेंड्रिक साइनोप्स, दोनों यानी दोनों बगल डेंड्राइट होगा। फिर डेंड्रो एक्सोनिक साइनोप्स, एक तरफ डेंड्राइट, एक तरफ एक्सोन। फिर आता है एक्सोसोमेटिक साइनोप्स, मतलब कि दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, एक्सोन हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक तरफ एक्सॉन हो जाएगा, एक तरफ डेंड्राइट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये उसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर आल्सो कॉल्ड ए केमिकल ट्रांसमीटर और केमिकल मैसेंजर आर realized by neurons, released by neurons nerve cell to stimulate other nerves और मसल्स और ग्लैंड्स। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या कहते हैं, केमिकल ट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर भी हम उसको कर सकते हैं। यानी एक केमिकल सिक्रेशन द्वारा मैसेज को, यानी केमिकल सिक्रेशन द्वारा, ठीक है, केमिकल सिक्रेशन द्वारा एक मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। ये उसका न्यूरोट्रांसमीटर का स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर में भी आइदर एक्साइटी और इनहिबिटरी। न्यूरोट्रांसमीटर यानी 2 भाग से मिलकर बना होता है, एक तो एक्साइटी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है इनहिबिटरी। एक्साइटी तो अभी बताएं आपको क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर है इसका, इसको स्ट्रक्चर पे समझ लेते हैं क्या होता है। जब भी इसको पढ़ लीजिएगा, इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस विच इज ए रिलेटिबल फ्रॉम द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स 70-100 ml न्यूरॉन्स इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। ठीक है, जब भी 700 ml प्रिज्नैप्स एक केमिकल है जो प्री से पोस्ट की तरफ जाए। जब प्री से पोस्ट की तरफ जाता है ये, तो बीच में साइनोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइनोप्स में क्या हो जाता है, ये बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, और जब बाइंड होते हैं यहाँ पे प्री से पोस्ट की तरफ जाता है, यानी प्री से पोस्ट की तरफ जाता है, जब इसके इस डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे बीच में साइनोप्स पड़ता है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये बाइंड हो जाते हैं। और जब ये बाइंड हो जाते हैं तो क्या होता है कि जब ये बाइंड होते हैं आपस में यहाँ पे, तो हमको एक्साइटिंग यानी एक्साइटमेंट वाले हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होते मिलते हैं हमको। ठीक है, नॉर्मली द न्यूरोट्रांसमीटर रिलाइज बाई सेवेंट्रल वेसल्स टू मूव टू द पास साइनेप्टिक रिसेप्टर बाई पासिंग साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। नॉर्मली द न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज फंक्शन वेसल्स, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा आता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सेम इसमें है, इसका उल्टा है ये। इसमें हमारा जा रहा था प्री से पोस्ट की तरफ, इसमें जाता है पोस्ट से प्री की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ठीक है ना, इसमें क्या जाता है, पोस्ट से प्री की तरफ जाता है। ठीक है, इसमें बीच में पोटेशियम चैनल भी होते हैं। ठीक है, इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस विच इनहिबिट द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। ठीक है, यानी ये क्या होता है, पोस्ट से प्री की तरफ जाता है, ऐसा समझ में। तो ये हमारा हो गया इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर उसके आता है एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर के डोपामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नर्वस सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये हो गया आप हमारा पार्ट 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय हिंद।